चलिए अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 9.2 में हम बात करेंगे किसके बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके हम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे और डिटर्मिनेंट्स में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। कैपिटल स्ट्रक्चर के हम कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो लिखा हुआ, टू मेक द कॉन्सेप्ट ईजी वी कैन से दैट कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन द ओनर्स एंड बोरोड फंड। याद रखना कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, भैया मिक्स है। किसका मिक्स है, ओनर्स और बोरोड फंड दोनों का क्या है, मिक्स है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन ओनर्स और बोरोड कैपिटल के बीच में जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें एक तो क्या आ जाएगा, ओनर्स फंड आ जाएगा, दूसरा इसमें बोरोड फंड आ जाएगा। ओनर्स फंड में क्या आ जाएगा, कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन्स अर्निंग आ जाएगी। और बोरोड फंड में क्या आ जाएगा भैया, डिवेंचर्स आ जाएंगे, लोन आ जाएंगे, पब्लिक डिपॉजिट आ जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अगर मैं उसके कॉन्सेप्ट और डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर। ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट में चर्चा करूंगा तो लिखते हैं कि टू मेक द कॉन्सेप्ट इजी वी कैन से दैट कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड में क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन्स अर्निंग आ रही है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इट रिफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या क्या आ रहा है भैया, डिबेंचर्स आ रहे हैं, लोन आ रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट आ रहे हैं। ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड शैल बी रेफर टू एज अ इक्विटी एंड डेट। याद रखना, ओनर्स फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी, बोरोड फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। आगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ अ टोटल कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, एक अच्छा और लिखा हुआ ना यहाँ पे, एक तरीका तो क्या है, डेट अपॉन इक्विटी का है, तो ऊपर डेट आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, इक्विटी, और दूसरा क्या आ जाएगा, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ अ टोटल कैपिटल। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है, डेट आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, डेट प्लस इक्विटी आ रहा है। ठीक है, द मिक्स ऑफ अ डेट एंड इक्विटी विल बी सेट बी ऑप्टिमल विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मिक्स देखना है हमें, किस किस का मिक्स देखना है हमको, भैया डेट का मिक्स देखना है और इक्विटी का मिक्स देखना है। ठीक है, ऑप्टिमल कौन सा रहेगा, जहाँ पर भैया हमारे यहाँ पे इंक्रीज क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या, किसकी वैल्यू, इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, बढ़नी चाहिए, वही हमारे लिए क्या होगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फेसाइज ऑन इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया डेट कैपिटल की और इक्विटी शेयर कैपिटल की। ध्यान से समझना, डेट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान में रखना है, कॉस्ट का और रिस्क का। तो लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को भाई, कि जो कॉस्ट है किसकी भैया, डेट कैपिटल की, वो क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, इक्विटी कैपिटल से क्या होती है, कम होती है। इट्स मेन रीज़न इज़ दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लैंडर्स इज लेस रिस्की। ध्यान से समझना, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है, कौन करता है, इन्वेस्टमेंट लैंडर्स करते हैं, वो क्या होता है, लेस रिस्की होता है। द लैंडर्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी इन रिटर्न ऑफ अ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से यहाँ पर देखना, डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात हो रही है, उसके कॉस्ट और रिस्क के बारे में बात हो रही है। तो लिखा हुआ जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। किससे कम होती है, इक्विटी कैपिटल से क्या होती है, कम होती है। इट्स मेन रीजन इज दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लैंडर्स, जो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, लैंडर्स कर रहे हैं, वो क्या होता है, कम रिस्की होता है, इज लेस रिस्की। द लैंडर्स ऑलवेज गेट अ प्रायोरिटी इन रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी ओर पे हम बात करते हैं कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इज मोस्ट कॉस्टलियर वन होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर कौन सी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है एज अ रिटर्न ऑफ अ डिविडेंड, क्योंकि उसका सर्टेन नहीं होता है। इट्स रीजन इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इन द बिजनेस इज मोर रिस्की। इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं क्या, डिविडेंड एंड कैपिटल लास्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ किसकी भाई, डेट कैपिटल की। तो डेट कैपिटल में लिखा हुआ डेट कैपिटल इन बिजनेस इज मोर रिस्की because the lenders can file a request with the judiciary for the closure of the company in case they do not get their interest and capital invested. ठीक है, this right is not available to all to the equity shares holders. ठीक है, hence there is a no risk of the capital from their side. ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ भैया डेट कैपिटल की और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में हम लोग बात करते हैं। पहले हम उसकी सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे, फिर हम उसकी डिससिमिलैरिटी को हम देखेंगे। तो सिमिलैरिटीज़ में क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैज़ टू पे अ डेफिनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, अभी हम सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट है। पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ कि कंपनी हैज़ टू पे अ डेफिनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसमें भैया डेट कैपिटल में, और जो डेफिनाइट डिविडेंड है किसमें भैया प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में हम देते हैं। देयर फॉर बोथ दीज सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल सोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, तो बोथ दिस सोर्सेज ऑफ अ कैपिटल आर लेस कॉस्टली और चीपर देन द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, डिससिमिलैरिटी में मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ कंपनी हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल। डिससिमिलैरिटी में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी को क्या करनी है भैया, पेमेंट करनी है। कंपनी को क्या करनी है भैया, पेमेंट करनी है। किसकी पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट ऑन डेट की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल की पेमेंट करनी है। ठीक है, वेदर इट अर्न्स, वेदर a company has to make a payment of interest on debt capital whether it earns profit or make losses। ठीक है, however the dividend on the preference shares capital is paid only if the company earns profit। ठीक है, the company gets a tax benefit on the payment of a interest on the debt capital। the reason the company को क्या मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कब मिलता है, जब हम पेमेंट करती है कंपनी किसकी भैया, इंटरेस्ट की ऑन द डेट कैपिटल। ठीक है, द रीज़न इज ऑब्वियस एज द टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इन अदर वर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी टैक्सेस, ये क्या बोल रहे हैं कि हम दूसरी ओर पे हम ये बोल सकते हैं कि जब हम टैक्स की पेमेंट करते हैं, पेमेंट किसकी, सॉरी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है टैक्स लायबिलिटी को। दूसरी ओर ऑन द कॉन्ट्रेरी द टैक्स इज कैलकुलेटेड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किससे पहले भैया, डिविडेंड की पेमेंट देने से पहले ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज मेड। हैंस नो बेनिफिट बिकम्स अवेलेबल इन दिस केस। दिस इज द रीजन दैट डेट कैपिटल इज चीपर देन द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, कंक्लूजन में मैं अगर बात करता हूँ तो बोलते हैं कि बोथ द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, बोथ आर फिक्स्ड कॉस्ट का कैपिटल होती है। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द कंपल्सन ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दे आर डिफरेंट इन नेचर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ था इक्विटी एंड डेट कैपिटल का कॉस्ट वर्सेस रिस्क में। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो भैया डेट कैपिटल में रिटर्न उनको लो मिलता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी क्या होता है, लो होता है। इक्विटी कैपिटल में क्या होता है कि भैया रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भैया कंपनी के जो डेट कैपिटल है वो भैया लो है, लेकिन वहाँ पे रिस्क क्या होता है, हाई होता है। इक्विटी कैपिटल में भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, लेकिन भैया रिस्क क्या होता है, लो होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भैया फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क के बारे में मैं बात करता हूँ। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, एक बार एक टूल किट में देखते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, और फाइनेंशियल रिस्क क्या है, तो लिखा हुआ इट रेफर्स टू द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कवर द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बाय द बिजनेस। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क में क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या चीज़ है, इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। जैसे कि क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में क्या आ जाएगा, डेट कैपिटल आ जाएगी, अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या है भैया, इंक्लूजन है किसका भैया, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का। जैसे कि हम बोल रहे हैं भैया डेट कैपिटल along with the equity share capital in the capital structure is called a financial leverage. With the increase of financial leverage, the ratio of a cheap capital in the total capital of the company increases. Consequently, the total capital cost decreases and the company is in the profitable situation. तो फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज में क्या लिखते हैं कि द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। और फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल जैसे कि क्या होता है, डेट कैपिटल किसके साथ, अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। इसमें भैया कैपिटल स्ट्रक्चर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। दूसरी ओर मैं जब बोलता हूँ कि विद द इंक्रीज ऑफ अ फाइनेंशियल लिवरेज अगर बढ़ता है तो रेशियो ऑफ अचीव का कैपिटल इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, रेशियो ऑफ चीप कैपिटल। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द टोटल कैपिटल कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज, एंड द कंपनी इज इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी भैया, फाइनेंशियल रिस्क की। तो फाइनेंशियल रिस्क में क्या चीज़ है कि बाय यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, बाय यूजिंग द
फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल जो बर्डन है किसका भैया, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फाइनेंशियल रिस्क में क्या है, बाय यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, किसका, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो जो बर्डन होगा किसका, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन केस ऑफ एडवर्स कंडीशन, तो जो इनएबिलिटी रहेगी टू पे द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, वो क्या क्रिएट करती है, रिस्क क्रिएट करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क में क्या लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल द बर्डन ऑफ द पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम एडवर्स कंडीशन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ द इनएबिलिटी टू पे द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्रिएट्स अ रिस्क विच इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो टूल किट सेकेंड में यहाँ पर क्या, टूल किट 12 में लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम EBIT बोलते हैं। पहले चलो इससे पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें क्या लिखता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि भैया बोरोड कैपिटल हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो एज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि भैया बोरोड कैपिटल को, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल so as to increase the income of equity shareholders. Although it is possible only when the return of investment ROI of the company is greater than the rate of interest on the borrowed capital. Although it is possible only, कब रहेगा पॉसिबल, कि जब हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो है भैया कंपनी का, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे ज़्यादा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल से ज़्यादा। ठीक है, तो दोज इन्वेस्टर हु प्रोवाइड्स फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल टू द कंपनी हैव लिमिटेड शेयर इन इट्स कंपनीज प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, हैंस दे वांट देयर इन्वेस्टमेंट टू रिमेन सेफ बाय द ओनर्स कैपिटल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स lenders will be willing to giving loan to the company only when the base of the company is strong. ठीक है, meaning thereby when the company has a sufficient equity share capital. ठीक है, lenders decide it to be so because in case of the company suffer heavy losses or goes bankrupt, then equity shareholder alone will suffer. ठीक है, because of the priority payment to the lenders their loans will remain safe. ठीक है, now the question arise how the income मतलब earning of the equity shareholder can increase when the company raises fixed cost capital borrowed capital. तो यहाँ पर हमें EBIT EPS एनालिसिस इसका आंसर देने वाला है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे लिएबिलिटीज़ दिख रही है, एक एक्स कंपनी और एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, कितनी है, 10 लाख रुपए, और वाई कंपनी के पास जो 4 लाख रुपए की थी, लेकिन इसके बाद 10% डिबेंचर भी है। 10% डिबेंचर दिए हुए एक्स कंपनी के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वाई कंपनी के पास 6 लाख रुपए के हैं। तो इनकी जो टोटल कैपिटल बन रही है वो बन रही है 10 लाख रुपए की, और इसकी भी बन रही 10 लाख रुपए की। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट द बोथ द कंपनी हैज़ रेज्ड अ कैपिटल ऑफ 10 लाख एज टोटल कैपिटल। ठीक है, बट एक्स कंपनी हैज़ रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी कैपिटल, एक्स कंपनी ने। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो वाई कंपनी ने रेज करे भैया 4 लाख रुपए, वो इक्विटी शेयर कैपिटल से करे, और 6 लाख रुपए किससे करे भैया, डिबेंचर से करे, जिसमें उनको 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है। सपोज बोथ द कंपनी का जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है शायद, ये 2 लाख रुपए और टैक्स का रेट है भैया 30%। तो देखते हैं क्या बनते हैं केस। EBIT EPS एनालिसिस देख लेते हैं। EBIT भैया इसका भी 2 लाख था, इसका भी 2 लाख रुपए था। इंटरेस्ट की पेमेंट इसको करनी है, तो इसने यहाँ पे 60,000 रुपये दे दी। तो अब इसके बाद जो EBT बच रहा है, इसका बच रहा है भैया 2 लाख रुपये, इसका बच रहा है 140। अच्छा, टैक्स माइनस करना है 30%, तो इसका क्या आ रहा, अच्छा 30% 2 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 आ रहा, 140 का करेंगे तो 42,000 आ रहा। अब इसका जो EAT है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसका बन रहा 140, इसका बन रहा 98,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसके क्या थे भैया, 1 लाख थे, लेकिन इसके सिर्फ 40,000 थे। तो EPS क्या आ रहा, EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका आ रहा 1.40, इसका आ रहा 2.45। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल शेयर होल्डर ऑफ एक्स कंपनी आर गेटिंग 1.40 रिटर्न ऑन दियर इन्वेस्टमेंट एज अगेंस्ट 2.45 रिटर्न टू शेयर होल्डर ऑफ वाई कंपनी। बोथ कंपनी रेजेस equal total capital 10 lakh each and earn equal total profit 2 lakh each. Yet the earning of Y company shareholder
होल्डर इज मोर, ठीक है। द रीज़न बीइंग दैट वाई कंपनी हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वाई कंपनी हैज़ रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, मतलब बोरोड कैपिटल अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑन फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल मतलब जो रहेगी तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हैं। इट पेड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, जैसे कि 10% डिवेंचर्स हो गए, और जो रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड के तौर पर, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई कंपनी इज ग्रेटर देन द एक्स कंपनी, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन द रेट ऑफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ROI क्या हो भैया, ROI देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। हियर द ROI मेरे पास 20% था, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट था वो क्या था, 10% था। तो इन केस द अर्निंग क्या हो रही है भैया, अगर मान लेते अर्निंग क्या हो जाए, लो हो जाए, तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी में अर्न लेस इवन फॉलोइंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सपोज बोथ द कंपनीज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 ईच इंस्टेड ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। EBIT में एक्स कंपनी ने कमाया 80,000 और वाई ने भी कमाया 80,000। इंटरेस्ट की पेमेंट भैया इसको करनी है 60,000 रुपये, तो इसके पास बचते हैं 20,000 रुपये, इसके पास बचते हैं 80,000 रुपये। टैक्स में दिया इन्होंने यहाँ पे कितने, 24,000 रुपये, इसने दिया 6,000 रुपये। EAT इसके पास बनता 56,000 रुपये, इसके बाद पास बचता है 14,000 रुपये। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 1 लाख थे, वहाँ पे 40,000 थे, तो EPS इसका जो आ जाएगा 0.56 आ जाएगा, इसका 0.35 आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द अबव टेबल दैट द वाई कंपनी कुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिकॉज उसकी जो अर्निंग क्या थी वो पुअर थी। तो शेयर्स होल्डर्स ऑफ एक्स कंपनी आर अर्निंग 0.56 EPS एज अगेंस्ट 0.35 EPS अर्न बाय द शेयर होल्डर ऑफ वाई कंपनी। Although the latter practices the process of trading on equity, it is because of the lower ROI as compared to the rate of interest. Here the ROI कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 10%, ठीक है। ये समझ में आ गया मुझको पूरा। टूल किट 12 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT की फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें लिखा हुआ EBIT इज दैट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम विच द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स रिमेन्स टू बी डिडक्टेड। इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। दिस इज एन index of the profit earning capacity of the business. For example, the EBIT in case of 2 companies is rupees 8 crore and 10 crore respectively, while the EAIT earning after interest and tax is a 5 crore and a 4 crore respectively. Here it can be said that on the basis of EBIT the second company has a more profit earning capacity, ठीक है। अब आता है EPS, आता है अर्निंग पर शेयर आता है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट एंड टैक्स रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ द EBIT। द बैलेंस लेफ्ट इज नोन एज द EAIT। इट इज ऑल्सो नोन एज द EAT। EAT क्या था, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड, बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ टैक्स, first of all preference dividend if any is deducted from EAT. In this way amount available is called earning available for equity shareholder. On this very basis EPS is a found over as calculated. EPS क्या हो जाएगा, earning available for equity shareholder upon number of equity shares, ठीक है। EBIT EPS एनालिसिस में हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस इट कैन बी फाउंड आउट एज टू व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज ऑन EPS एट अ सर्टेन EBIT लेवल। ये देख लिया हमने, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाइज इन द फैक्ट दैट इफ द कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट then it can increase the earnings of the equity shareholder by making use of a fixed cost capital, that is a debt capital, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भैया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, तो लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाइज इन द फैक्ट दैट इफ द कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट then it can increase the
अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय मेकिंग यूज ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल दैट इज डेट कैपिटल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर द decision the proportion of long term sources of capital is determined. Most favorable proportion determines the optimum capital structure that happens to be the need of the company because EPS happens to be the maximum on it. Some of the chief factors affecting the choice of the capital structure are as follows. जैसे कैश फ्लो की पोजीशन हो सकती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो सकता है, और डेट यहीं हूँ, आ जाओ कमरे पे।